दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या वाकई 20 जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है? तो क्या प्रधानमंत्री इस देश को इस बात की गारंटी भी दे सकते हैं कि अब किसी भी चीनी कंपनी को भारत में कोई ठेका नहीं मिलेगा? चीन की कोई कंपनी भारत में बिजनेस नहीं कर पाएगी, चीन के जरिए कोई भी एफडीआई भारत में नहीं आएगी। क्या इन बातों की गारंटी दी जा सकती है? या फिर युद्ध की परिस्थितियां सीमा पर बनी रहेंगी, वहां पर जवानों की शहादत होती रहेगी और दूसरी तरफ यह बिजनेस धंधे भी अपने तरीके से चलते रहेंगे? आज इसकी संवेदनशीलता को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कल से तो जो कोल ब्लॉक्स हैं उनके भी ऑक्शन शुरू होने वाले हैं और ऑक्शन के जरिए जो भारत की कंपनियां फेरिस्त में है कि वो ऑक्शन में कोल माइंस के ब्लॉक्स लेगी अपने हिस्से में, उनके कई कोलैबोरेशन कई कंपनियों के चीन की कंपनियों के साथ है। तो क्या माइनिंग के क्षेत्र में भी चीन अब सामने आकर खड़ा हो जाएगा? यह स्थिति आ जाएगी। इस बात की संवेदनशीलता इससे है कि जो 20 जवान शहीद हो गए, उन 20 जवानों में अलग अलग जगहों के जवान थे। उसमें एक जवान झारखंड के साहिबगंज का भी था और साहिबगंज के डिहारी गांव कहिए, जहां का ये कुंदन कांत ओझा जो जवान था, बिहार रेजिमेंट में था, यह भी शहीद हो गया। और साहिबगंज का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि 2017 में जब प्रधानमंत्री साहिबगंज पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने गंगा पुल का शिलान्यास किया था। यह गंगा पुल साहिबगंज से बिहार के मनिहारी तक बनना था और उसके बाद जब इसकी बिड आई तो यह बिड मिली, सबसे लोएस्ट बिड जो थी वह कंपनी का नाम था वहां पर चेक सोमा कंपनी। और चेक सोमा कंपनी के साथ कोलैबोरेशन जिस कंपनी का था वो कंपनी चीन की थी, उसका नाम था चाइना हार्बर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये वही कंपनी है जिसने श्रीलंका में हबम टोटा बंदरगाह पे काम किया है। ये वही कंपनी है जिसने मालदीव चीन फ्रेंडशिप ब्रिज बनाया है। ये वही कंपनी है जो मुंबई में मेट्रो 4 का कॉरिडोर बना रही है। और ये कंपनी चीन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और उस कंपनी के साथ मिलकर जब इस गंगा पुल का बिड इन्हें मिल गया तो इस कंपनी ने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई और उसका नाम दिया साहेब गंगा ब्रिज प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि चेक सोमा कंपनी जो थी वह धीरे धीरे उसके पास पैसे बचे नहीं और लोन लेने के लिए जो उसने फाइनेंशियल इन्फ्यूजन लिमिटेड को जो आवेदन दिया वो पास नहीं हो पाया, तो पुल नहीं बन पाया है। लेकिन जिस साहिबगंज का जवान लड़ने के लिए सीमा पर तैनात होता है, उस साहिबगंज के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए चीन की कंपनी वहां पर काम करेगी। यह स्थिति होती है जब आप युद्ध की स्थिति को ना समझें या देश की संवेदनशीलता को अपनी इकोनॉमी से ना जोड़ें। और यह फेरिस्त बड़ी लंबी है और इस फेरिस्त के भीतर का संकट यह है कि भारत की एक दो नहीं सैकड़ों कंपनियां आज की तादाद में भारत में पूंजी लगाने से अच्छा विदेशों में पूंजी लगा रही है। यह परिस्थिति देश के भीतर में है। हालांकि यह बतला दे कि इन सब के बीच आरएसएस से जुड़ा संगठन है स्वदेशी जागरण मंच। उसका कहना है कि जो दिल्ली और मेरठ के बीच में जो परियोजना है और जिसमें जिस टनल का जो पूरा का पूरा बिड दे दिया गया है स्टेक कंपनी को, जो कि शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, उसको रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन इनके कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन इसका दूसरा सच यह है कि जब आपको लोअर बिड सबसे मिल जाती है तो आप अपने अधिकारियों को लेकर आते हैं। मजदूर भारत के होंगे, मजदूर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के होंगे जो इस टनल को बना रहे होंगे, लेकिन अधिकारी चीन के होंगे। तो चीन के अधिकारी भी दिल्ली में आकर काम करेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर कल को वहां पर कोल माइंस के ब्लॉक उनके पास चले गए तो वहां पर भी वो आकर काम करेंगे। तो इसकी गंभीरता अगर सिर्फ साहिबगंज से नहीं समझ पा रहे हो तो एक दूसरी स्थिति समझिए। इस पूरे तनाव के बीच में महाराष्ट्र सरकार चीन की एक कंपनी के साथ एनओसी करती है। एनओसी करने के दौरान वो कंपनी कहती है हम $1 बिलियन लगाएंगे और 7,600 करोड़ कुल मिला के, हिंदी में ये हो गया, रुपए में तब्दील कर दीजिए तो $1 बिलियन के जरिए 3,000 लोगों को भारत में नौकरी भी देंगे। एनओसी हो जाती है। मसला क्या है, अमेरिकन कंपनी जो कार मेकर है जनरल मोटर, उसको बेचा गया और चीन की जो कंपनी है ऑटोमोबाइल की सबसे बड़ी कंपनी है ग्रेट वॉल मोटर्स, उसने उसे खरीद लिया। फैक्ट्री पुणे के करीब तालेगांव में है, तकरीबन 300 एकड़ में फैली हुई है। बहुत शानदार वहां पर सारी चीजें हैं। ये कंपनी जो है एसयूवी बनाती है और ऐसे ट्रक्स बनाती है जो कि माल को ढोती है।
लेकिन 2 दिन पहले जब समझौता हो रहा था तो एक तरफ ग्रेट वॉल मोटर्स के अधिकारी बैठे थे और इधर महाराष्ट्र के इंडस्ट्री मिनिस्टर बैठे थे। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी बैठे थे और उधर भारत में जो चीन के एम्बेसडर हैं शोन व्यांगडोंग वो भी बैठे हुए थे। इधर समझौते भी हो रहे हैं और उधर युद्ध की परिस्थितियां भी देश के भीतर में है। यह भी समझौता हो गया। इधर दिल्ली का ठेका था, इधर महाराष्ट्र की स्थिति आ गई। सवाल इतना नहीं है, भारत के भीतर में जितने भी स्टार्टअप्स हैं उन स्टार्टअप्स में 80% में पैसा चीन की कंपनियों का लगा हुआ है। उसकी फेरिस्त को अगर समझना शुरू कीजिएगा तो यह लगातार बढ़ते गया है और खास तौर से 2014 के बाद तो गजब की तेजी आई है। यानी उनकी कंपनियां छोटी छोटी जगहों में भी भारत में घुसती चली गई, पैसा डालती चली गई और यह स्थिति को रोकने के लिए कोई नहीं है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कल जब कोल माइंस का संकट आएगा और वहां पर जो कल ऑक्शन शुरू होने वाला है और कोल इंडिया जिसका नेशनलाइजेशन इंदिरा गांधी ने 1973 में किया था और इसलिए किया था क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जब माइनिंग थी मजदूरों का बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था और उससे कई दुर्घटनाएं हो जाती थी। अगर आपके जहन में याद आ रहा हो तो फिल्म काला पत्थर 1979 में रिलीज हुई थी। उस काला पत्थर फिल्म के भीतर उसी चीज का जिक्र था कि किस तरीके से कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। और 1975 में एक चासनाला, धनबाद के नजदीक चासनाला कोल माइंस थी जिसमें पानी भर गया था और बड़ी तादाद में मजदूर मर गए थे, 300 से ज्यादा। यह सबसे बड़ी दुर्घटना थी, इसी को लेकर फिल्म बनाई गई थी। लेकिन सवाल फिल्म का नहीं है, सवाल है इंदिरा गांधी ने उस वक्त नेशनलाइजेशन इसलिए किया था कि यहां पर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कोयला निकालने के लिए मजदूरों की जिंदगी ना ली जाए। लेकिन हम लोग दोबारा उस परिस्थिति में जा रहे हैं। हमें नहीं पता है कि कोल इंडिया से जुड़े हुए जितनी भी तमाम लोग हैं वो किस रूप में आंदोलन करने वाले हैं या किस रूप में क्या होगा वहां पर, यह दूर की बात है। हम उसके तथ्यों के साथ आपको बताएं, उससे पहले जरा सुन लीजिए। इंडिया के भीतर स्टार्टअप की स्थिति 2014 में सिर्फ 5 स्टार्टअप थे और लगभग $51 मिलियन चाइना ने लगाया हुआ था। लेकिन देखिए ये बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गया। सबसे ज्यादा 2017 में 33 इंडियन स्टार्टअप में पैसा लगा $1,666 मिलियन और 2020 में बंदी की स्थिति आ गई, लॉकडाउन की स्थिति आ गई तो सिर्फ 15 स्टार्टअप में पैसा लगा है $263 मिलियन। पिछले साल $1,230 मिलियन स्टार्टअप में लिखा था। इसमें तमाम कंपनियां हैं, अलीबाबा है, टेंसेंट है, बैरिंग्स एशिया है और आपके जहन में आए तो पाटियम जो है वो भी चीन से आता है, जोमेटो है, ऐप जो ओला का है, स्विगी है, बिजू जो है जो पढ़ाई के लिए देते हैं उसमें भी है। यानी अलग अलग जगहों पर आप चलते चले जाइएगा तो आपको जानकर हैरत होगी इतनी बड़ी तादाद में चीन की कंपनियां भारत के साथ जुड़ी हुई है। उसमें अगर हम बताना चाहें तो जैसे सिटीजन्स टेक है, इसने इन्वेस्टर बनाया बैरिंग एशिया को और कुल निवेश जो चीन का है उसका लगभग $880 मिलियन है और स्टार्टअप में जो कुल निवेश किया है उसने $992 मिलियन किया है। इसी तरीके से पॉलिसी बाजार में चीन की कंपनी है टेंसेंट, उसने इन्वेस्ट किया है और कुल निवेश का लगभग उसमें जो है $150 मिलियन डाला हुआ है। स्टार्टअप में कुल निवेश किया है $554 मिलियन। इसी तरीके से पाटियम मॉल है या फिर पाटियम खुद है या फिर ड्रीम मॉल है या फिर बिग बकेट है, हाइक है, जोमेटो है, इन सब में अलग अलग जगहों पर देखिएगा तो 100 से $500 मिलियन तक निवेश किया गया है और स्टार्टअप में सबसे ज्यादा तो पाटियम में किया गया है, यहां पर 4,106 मिलियन यहां पर निवेश किया गया है। यह स्थिति बतलाती है कि चीन किस रूप में, यह वेंचर इंटेलिजेंस का डाटा है जिसने जानकारी दी है कि इतनी बड़ी तादाद में यहां पर पैसा लगा हुआ है। इसीलिए इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है कि अगर चीन इतनी बड़ी तादाद में भारत के भीतर घुसा है तो कल जब ऑक्शन शुरू होगा, इस देश में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं या हम चीन या दुनिया के दूसरे देशों से पैसा चाहते हैं, उस पैसे के जरिए ही हमारी इंडस्ट्री डेवलप हो पाएगी। हम इसका जिक्र इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि भारत के भीतर में इस दौर में जो वायरस का दौर चला है, मार्च अप्रैल मई जून, इन 4 महीनों में किसी भी देश की कंपनी ने भारत में कोई इन्वेस्टमेंट किसी स्टेट में नहीं किया है। लेकिन जो CII का डाटा है, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है, उसने एक डाटा दिया, उसने जानकारी दी कि भारत की 155 कंपनियां हैं जिन्होंने अमेरिका में
1,67,200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं इसी दौर में, इसी लॉकडाउन के दौर में। और ये लोग तकरीबन वहां पर 1.25 नौकरियां भी देंगे। वहां जो काम करने वाले इंडियंस होंगे, अमेरिकन्स होंगे, उनको देंगे। और खास तौर से टेक्सास, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, इसमें सबसे ज्यादा एफडीआई भारत का गया है, जो भारत की कंपनियां वहां पर जा रही है। जानना चाहते हैं तो समझिए, टेक्सास में 72,000 करोड़ रुपए वहां पर लगाए जा रहे हैं। नौकरी लगभग 17,500 नौकरियां वहां पर निकलेंगी। न्यू जर्सी में 18,000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। फ्लोरिडा में लगभग 7,000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, वहां पर लगभग 5,500 नौकरियां आएंगी। इसी तरीके से न्यूयॉर्क में भी 13,000 करोड़ भारतीय कंपनियां लगा रही हैं, जिसमें लगभग न्यूयॉर्क में 6,175 नौकरियों का जिक्र है। कैलिफोर्निया में 8,271 नौकरियों का जिक्र है, वहां भी लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा भारतीय कंपनियां लगाने की स्थिति में आ रही है। इतनी बड़ी तादाद में भारत की कंपनियां वहां पर पैसा लगाती है, वहां पर नौकरियां देने, लेकिन वो भारत में पैसा क्यों नहीं लगाती है? और भारत के भीतर की कंपनियां चीन की कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करती है और ठेका उन्हीं को मिल जाता है। ये कौन सी स्थिति है कि सीमा पर जवान शहादत दे रहा है और उस जवान के गांव के डेवलपमेंट का पैसा और वहां पर बनने वाले प्रोजेक्ट की परिस्थिति चीन से जुड़ी हुई है? तो सीमा पर लड़ें या देश के भीतर डेवलपमेंट किस रूप में किया जाए, इसका कोई विजन बहुत साफ होना चाहिए, जो नहीं है। सवाल यह नहीं है कि जवान मारते मारते मरा, सवाल यह है कि जवान मारते मारते मरा, लेकिन जिस जमीन पे वो जन्म लेता है, उस जमीन भी गिरफ्त में चीन के दूसरी पूंजी की तरह से आ जाती है। कैपिटल चीन का वहां पर आ जाता है, या हम उसको ही प्रोजेक्ट और ठेका दे देते हैं कि आप इसको बनाइए। इसीलिए आज हम जिक्र करना चाहते हैं, खासतौर पर कोल इंडिया का जिक्र इसलिए भी करना चाहते हैं। इसमें एक चीज और बता दें, जो भारत की कंपनियां विदेशों में काम करती हैं और जो सीआईआई की रिपोर्ट आई है, जो अमेरिका में काम कर रही है, वहां पर वो बड़े नियम कायदे से काम करते हैं। वहां पर 77 कंपनियां और निवेश करना चाहती हैं अमेरिका में, उन्होंने वहां पर आवेदन दिया हुआ है। और ये लोग वहां पर सीएसआर जो होता है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको भी पूरा करते हैं। ये कंपनियां भारत में सीएसआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। वहां पर जानकारी आई कि सीएसआर जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आरएनडी यानी रिसर्च और डेवलपमेंट का जो पैसा निकाला जाता है, इन दोनों में भारतीय कंपनियां खूब ईमानदार हैं। सीएसआर में तकरीबन $175 मिलियन यानी लगभग 1,300 करोड़ रुपए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी आरएनडी में तकरीबन $900 मिलियन यानी 6,800 करोड़ रुपए, टोटल लगभग 8,100 करोड़ रुपए ये सीएसआर के तहत छात्रों को मदद देते हैं, वहां पर विशेष स्किल देते हैं, उसकी ट्रेनिंग देते हैं। भारत का वहां पर निवेश कंपनियों के जरिए इसीलिए अमेरिका का पसंदीदा है। लेकिन भारत में अपने कंपनियां अपने देश में ऐसी स्थिति नहीं ले आ पाती है, तो आप क्या करेंगे? और जिसका जिक्र हम आपसे करना चाहते हैं कोल इंडिया का, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोल इंडिया में आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, वहां काम करने वाले की तादाद जो है 2,72,445, ये ऐसे लोग हैं जो पे स्लिप लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले अलग हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो कि दिहाड़ी मजदूरी करते हैं माइन से जो कोयला निकालते हैं, उनकी संख्या अलग है। सबको मिला दीजिएगा तो तकरीबन 5 लाख से ज्यादा के कर्मचारियों की स्थिति पूरे देश में जो कोयला खदानों से जुड़े हुए हैं। कोल इंडिया का टोटल एसेट जो है वह 1,32,718 करोड़ का है, और टोटल इक्विटी जो उसकी है लगभग 26,860 की है। इसकी जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके दायरे में अलग अलग आते हैं। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड आता है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड आता है, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड आता है, वेस्टर्न कोलफील्ड आता है, सेंट्रल कोलफील्ड आता है, महानदी कोलफील्ड आता है, और सब जगह जितनी जितनी बड़ी तादाद में लोग काम करते हैं, तो क्या आने वाले वक्त में उनके पास काम नहीं रहेगा? क्योंकि जो ऑक्शन होने वाला है वो कोल इंडिया की माइंस का होने वाला है। और कोल इंडिया की माइंस के भीतर का सच ये है, पहले कोल इंडिया के स्थिति को जान लीजिए कि इसमें काम करने वालों की तादाद 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी से मनमोहन सिंह सरकार के पास सत्ता आ रही थी, उस समय कोल इंडिया से जुड़े कर्मचारियों की तादाद थी 4,93,061 ऑफिशियली। 2014 में जब मनमोहन सिंह की गद्दी चली गई, उस समय यह संख्या में गिरावट आ गई लगभग 55,000 की, और 3,52,000 घटकर हो गए। लेकिन इस 3,52,000 से घटते घटते इस 6 साल के भीतर में लगभग 80,000 और कम हो गए। रफ्तार यहां और तेज है इस दौर में।
2014 में 3,52,000 थे, 2018 में 3,02,000 हो गए, 2020 में 2,72,000 हो गए। इस तरीके से कम हो रहा है और इस तरीके से कमोवेश हर जगह ये लेबर्स कम होंगे, हर जगह एग्जीक्यूटिव्स कम होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव्स कम होंगे। बड़ी तादाद जो होती है वो नॉन एग्जीक्यूटिव्स की होती है, तकरीबन 2.5 लाख लोग अभी नॉन एग्जीक्यूटिव हैं और 18,838 एग्जीक्यूटिव है। महत्वपूर्ण यह नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि भारत के भीतर में कोयला इस दौर में लगातार आयात किया जा रहा है और आयात की तादाद बढ़ती जा रही है। प्रोडक्शन बहुत नॉमिनल नीचे ऊपर नीचे जा पा रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मौजूदा सरकार से पहले की जो सरकार थी वो कोल ब्लॉक्स के घोटाले घपले या उसको देने के चक्कर में सीएजी की रिपोर्ट के जरिए ही वो सरकार चली गई थी। वो एक बड़ा मुद्दा बना था। उसके बाद जब मोदी गवर्नमेंट आई और इन्होंने 2015 में जब ऑक्शन किया, उस पर जो सीएजी रिपोर्ट ने कहा उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अब दोबारा ऑक्शन कल से शुरू होने वाला है। सवाल यह है कि जो सीएजी ने उस वक्त कहा था और जिन बातों के मुद्दे को उठाया था कि आप ऑक्शन के जरिए जो कह रहे थे कि इतना पैसा आएगा, लेकिन पैसा क्यों नहीं आया? जितनी माइंस चालू होनी थी उतनी माइंस क्यों नहीं चालू हो पाई? जो कॉलिब्रेशन आप कर देते हैं तो उसमें हम लोग बता नहीं पाते हैं कि किसके हिस्से में कितने पैसा आ रहा है, किस रूप। तो सीएजी ने एक पूरा ढांचा बताया था और जो इन्होंने जानकारी दी थी कि हम इतने लाख करोड़ रुपए कमा लेंगे, जो माना गया था कि इतने कंपनियों के जरिए इतना पैसा हमारे पास आ जाएगा, जो 2015 में जब ऑक्शन हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया और स्थिति नाजुक बनी रही और बड़ी तादाद में इंपोर्ट लगातार कोयले का होते रहा। सवाल नया यह है कि अगर मौजूदा वक्त में हम लोग कोल माइंस को भी अब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देने वाले हैं, तो क्या जो नेशनलाइजेशन का प्रोसेस था और जिसमें स्टेट की जिम्मेदारी थी, उससे अब स्टेट पल्ला झाड़ रहा है, मोदी गवर्नमेंट पल्ला झाड़ रही है और पूरी तरह ऑक्शन की स्थिति में आ रही है, या फिर वहां काम करने वाले लोगों की कोई गारंटी लेने की स्थिति में सरकार है, या वो पूरा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाएगा। और चूंकि अब कोल इंडिया के मातहत ही जो माइंस हैं, जब उसी का ऑक्शन होने वाला है तो उसकी स्थिति होती है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं चाहिए। पैसा नहीं चाहिए तो इसका मतलब है कि वो आप 24 से 48 घंटे में आप शुरू कर सकते हैं माइन। इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा, सारा पैसा कोल इंडिया ने अपने तौर पर लगाया। कोल इंडिया प्रॉफिट वाली यूनिट है भारत में। अभी भी वो सरकार को पैसा देती है, लेकिन सरकार को मौजूदा वक्त में और पैसा चाहिए। तो जब और पैसा चाहिए तो उसको प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हैं कि आप इसको किसी तरह ले जाइए, हमको एकमुश्त पैसा आ जाएगा। यानी इस तरह समझिए कि अगर एक कोल ब्लॉक्स की कीमत 1,000 रुपए है, उस 1,000 एक मुश्त अगर सरकार के पास आता है या फिर कोल इंडिया अगर उसे चलाती है तो 1,000 चलाने के दौरान 100 रुपए हर महीने दे रही है। सरकार को तत्काल में 1,000 तुरंत चाहिए क्योंकि पैसा नहीं है। और यही वो परिस्थितियां हैं जिसमें इस देश की आर्थिक समझ जो है उसको चीन समझ लेता है और भारत के भीतर में अभी भी रिस्ट्रिक्शन लगाने की स्थिति में नहीं आ पाया है कि हां, चीन की किसी कंपनी को हम भारत में नहीं आने देंगे, हम ठेका नहीं देंगे। क्योंकि जब देखिए कितनी नासमझी की बात है, जब स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि आपने जो दिल्ली में शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को जो ठेका दे दिया है, जो तकरीबन 1,126 करोड़ का है और एल&टी दूसरे नंबर पर है जिसका उससे कुछ ही तो ज्यादा है 1,170, तो इंडियन कंपनी को देना चाहिए। लेकिन सोचिए एल&टी और एसटीईसी यानी शंघाई टनल इंजीनियर, ये दोनों ने मिलकर मुंबई मेट्रो का ठेका लिया हुआ है। तो जो कंपनी चलाने वाला होता है उसके जहन में यह मैटर नहीं करता है कि किस देश की कौन सी कंपनी, वो प्रॉफिट देखता है। यही स्थिति कमोवेश भारत की तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर की है। उसको प्रॉफिट समझ में आता है क्योंकि उसे बिजनेस करना है, धंधा करना है। और यह बात भारत के भीतर अभी भी नहीं समझ में आ पा रही है सरकार को कि आपको अगर वाकई नेशनलिज्म पैदा करना है तो आपके पास अपना विजन होना चाहिए, जो अपना विजन सिर्फ शब्दों के जरिए नहीं आएगा कि शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे या मारते मारते मरा, इसको कहने से नहीं होगा। इसके लिए हमें अपनी जमीन इतनी पुख्ता बनानी होगी, समझ होना होगा। क्योंकि जानकारी ये आती है, चीन की स्ट्रेटजी ये कहती है कि चीन जब जब कुछ दिन के लिए चीजों को रोकता है, जब युद्ध की परिस्थिति बनती है तो उसके बाद वो वहां पर सेना की आवाजाही और बढ़ाता है। तो क्या ये अगले 24-48 घंटों में वो अपनी सेना की आवाजाही गलवान घाटी में बढ़ा रहा है?
और नए तरीके से स्ट्रेटजी कर रहा है, और जिसका जिक्र हम कल कर रहे थे कि किस तरीके से वो चौतरफा भारत को अगर घेर रहा है तो क्या स्ट्रेटजिकली वो पाकिस्तान को भी अब प्रवोक करेगा और पाकिस्तान भी अब भारत को प्रवोक करने की स्थिति में आएगा, जिस तरह नेपाल तक आ गया है। क्या ये स्थिति बन सकती है? हमें अपनी इकोनॉमी, अपनी जमीन, अपनी जरूरतों को समझना होगा, जिसके लिए एक प्लान काम करता है, शब्द काम नहीं करते हैं। और वो योजना हमारे पास है या नहीं, क्योंकि मौजूदा वक्त में इस देश की जरूरत एक व्यक्ति के लिए 130 करोड़ लोग सिर्फ सोचते रहे ऐसा संभव नहीं है। सबको साथ मिलकर खड़े होना होगा, अन्यथा चीजें ढहढहा जाएंगी और पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि 1962 में भी नेहरू ने चीन को कहा था कि आप हमारे माथे का एक बाल नहीं ले सकते हैं, और उसी के बाद स्थिति बिगड़ती चली गई और चीन घुस आया और हम कुछ कर नहीं पाए थे। ये एक फैक्ट है। 1967 में जो हुआ या 1975 में जो हुआ वो एक अलग बात है, और लगातार जो अरुणाचल या सिक्किम में जो होते रहता है वो एक अलग बात है। लेकिन मौजूदा वक्त में हमें अपनी इकोनॉमी बिना चीन के सोचनी तो होगी, समझनी तो होगी, और स्ट्रेटजिकली या कूटनीतिक तरीके से पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है यह भी समझ होनी चाहिए। क्योंकि अमेरिका बहुत दूर खड़ा है और अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते संयोग से एक नेता वाले रिश्ते हो गए हैं। यानी ट्रंप के साथ रिश्ते हैं, लेकिन कल को अगर कोई डेमोक्रेट जीत कर आ गया तो उसके साथ रिश्ते भारत के वो नहीं होंगे, क्योंकि ये व्यक्तियों के रिश्ते हो गए हैं। देश के रिश्तों में चीजें अलग अलग भी जा रही है, और भारत ना तो अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी तटस्थ रहने की स्थिति में है, ना भारत के पास पंचशील की थ्योरी वाली कोई सोच है, और ना भारत के पास देश को सबको एकजुट कैसे किया जाए ये सोच आ पा रही है। क्योंकि भरोसा जाग नहीं रहा है, क्योंकि ईमानदारी नहीं झांक रही है। तो देखा जाए क्या होता है। लेकिन कल जब हम आप जुड़ेंगे तो बात इस पे होगी, क्या वाकई भारत की गवर्नेंस जो है वो पूरी तरीके से इतनी पॉलिटिकल हो गई है कि अब उसने वैदेशिक सोच और सीमा की घटनाओं को भी राजनीतिकरण देश के भीतर में अपनी मौजूदा राजनीति के ही इर्द गिर्द कहीं ताना बाना बुनने की स्थिति में तो नहीं कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।